कीजिएगा। बुलबुल के पंजों में कभी बाज नहीं होते, बुजदिलों के हाथों में कभी राज नहीं होते। बुलबुल के पंजों में कभी बाज नहीं होते। कौम को पड़ जाती है सर झुका के चलने की आदत, उस कौम के सरों पे कभी ताज नहीं होता। मैं इसका मतलब कि आपको दो चार लाइनों में समझा दूं क्या है। बुलबुल वो लोग हैं देश के अंदर, भाई प्रशासन के लोग भी मेरे सामने बैठे हुए हैं, मेरा उनसे कुछ सवाल जवाब रहेंगे, मुझे समझने का प्रयास कीजिएगा, नैनाश लेने का प्रयास मत कीजिएगा। हो सकता है आप विभिन्न वर्ग विभिन्न समाज के लोग हैं, मेरी आवाज दूर तक भी जा रही होगी, वो भी सब समझने का प्रयास कीजिएगा मैं कहना क्या चाहता हूं। बुलबुल इस देश में वो लोग हैं जो चंद पूंजीपति लोग हैं, जिनके हाथ में देश की 95% अर्थव्यवस्था है। अगर इस देश की इनकम 100 रुपए की है तो 95 रुपए उन लोगों के पास है, वो है बुलबुल। और हम सब लोग जो हैं जिनका इस देश की खदानों में कोई हिस्सेदारी नहीं है। खदान समझते हैं? मैग्नीशियम की खदानें, हीरे की खदानें, पेट्रोलियम की खदानें, कोयले की खदानें, इस देश में हमारा कोई हिस्सा नहीं है। जिनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां नहीं है, वो लोग कौन है इस देश में? वो लोग बाज हैं। मैंने कहा ना, बुलबुल के पंजों में कभी बाज नहीं होते, लेकिन भारत की व्यवस्था में बुलबुल के पंजों में ही बाज फंसे हुए हैं। यानी इस देश की 95% वो आबादी जो रात दिन मेहनत करती है, रात दिन अपने शरीर को तोड़ करके यहाँ की जल जंगल जमीन को सुधारती है, जो यहाँ ईंटें बनाती है, जो रिक्शा चलाती है, जो छोटी छोटी नौकरियां करती है, जो मेहनत मजदूरी करती है, जो छोटे छोटे व्यापार करते हैं, वो लोग आज चंद पूंजीपतियों के चंगुल में फंसे हुए लोग हैं। कुछ पूंजीपतियों के चंगुल में फंसे हुए हैं, और हम ये चीज नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर देश की व्यवस्था किस ओर प्रभावित होती जा रही है, किस ओर चली जा रही है। सर्वप्रथम बौद्धों की सबसे बड़ी विरासत छत्तीसगढ़ की जन्मभूमि को मेरा नतमस्तक सलूट और प्रणाम है। जय भीम। दूसरा, भारत कोटि का संदेश देने वाले, शिक्षा का कोटि का संदेश देने वाले सदगुरु घासीदास जी की जन्मभूमि को, उनकी कर्म भूमि को मेरा नतमस्तक और प्रणाम। और अभी जैसे बताया भाई ने हमारे, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, ये लाइन यहीं प्रचलित नहीं है। ये लाइन जब मैं दक्षिण भारत में भी जाता हूँ, पूर्वी भारत में जाता हूँ, और छत्तीसगढ़ का नाम आ जाता है, तो वो भी बता देते हैं कि छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। बिल्कुल। तथागत गौतम बुद्ध, जिन्होंने देश को मानवता का संदेश दिया, सतगुरु रविदास जी महाराज, जिन्होंने ये कहा, चाहूं ऐसा राज में मिले सबन कौन, छोट बड़े सब संग बसे रैदास रहकर। संत कबीर, गुरु नानक देव, या ऐसे तमाम संत जिन्होंने भारत की सरजमी पर पैदा होकर के भारत के छूतों के लिए, भारत के उस वर्ग के लिए जो वर्ग यहाँ की मेन स्ट्रीम से पीछे निकला हुआ था, उसके लिए कुछ भी करने का काम किया। ऐसे तमाम संतों को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। अब मेरा नमन उन क्रांतिकारी सूरवीरों को है जिन्होंने भारत की आजादी के लिए अपना योगदान दिया। भगत सिंह, सरदार करतार सिंह सराभा, उधम सिंह, अशफाक उल्लाह खां, बिजली पासी, ऐसे तमाम ना जाने कितने नाम है, जिसमें मोस्टली नाम किसी के आते हैं, सबसे पहला नाम किसी का आता है तो 1855 की लड़ाई में दो लोगों का नाम होता है, जिनका नाम था सिद्धू कानू, जो झारखंड की सरजमी पर रहने वाले थे, और जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ मात्र इसलिए युद्ध लड़ा था कि उन्होंने अंग्रेजों को अपनी जमीन का लगान देने से मना कर दिया। तो उन दो महान क्रांतिकारी सूरवीरों को, जिन्होंने आजादी की लड़ाई का बिल्कुल फूंक दिया हो और 30,000 लोगों के साथ शहादत दी हो, ऐसे महान लोगों को भी क्रांतिकारी सलूट नमन करता है। भारत की सरजमी पर जन्मे एक और भगवान, जिनको आज भगवान का दर्जा दिया जाता है, जिनको अगर सही से समझा जाए, सही से माना जाए, तो ये जो खून नसों में होता है ना, अगर उनको समझ लिया जाए, ये ऑटोमेटिकली उबाल मारता है शोषण के खिलाफ। जिनका नाम भगवान बिरसा मुंडा है, उनको भी क्रांतिकारी सलूट नमन करता है। अभी 21वीं सदी में जन्मे वो महानायक, जिन्होंने यहाँ की महिलाओं के लिए,
ये जो मेरी बहनें घूंघट खोले बैठी है, कुछ बहनें मेरी यहाँ मेरे बराबर में बैठी हैं, ये माता जो बैठी हुई हैं, ये आप लोग या मैं, जिनको अछूत कहा जाता था, जिनके गले में कुछ प्रदेशों में हांडी और पीछे झाड़ू भी लटकाई जाती थी, आज भी कुछ प्रदेश के अंदर देवदासी प्रथा तो खत्म हो गई, लेकिन वहां के कुछ सामंती आज भी देवदासी प्रथा को जिंदा किए हुए हैं, जिस प्रदेश का नाम केरल। उस व्यवस्था को छोड़ देने वाले लोग, जिनमें छत्रपति साहू जी महाराज, फूले साहब, पेरियार साहब, नारायण गुरु साहब, ये सब लोग आते हैं, ऐसे भी महान क्रांतिकारी साथियों को सलूट और नमन करता हूं, इसलिए कि उस समय में जब हमें सोने, खाने, पहनने, ओढ़ने की आजादी नहीं थी, उन्होंने इस मूवमेंट को चलाया, उन्होंने बुद्ध, कबीर, नानक के मूवमेंट को चलाया, उन्होंने गुरु घासीदास जी के मूवमेंट को चलाया, और आज हमें लाकर के एक अहम मुकाम पर खड़ा कर दिया। को सुधारने वाले, भारत की महिला को अधिकार देने वाले, भारत के अछूतों को अधिकार देने वाले, मुझ जैसे व्यक्ति को आर्टिकल 19 देने वाले, किस मंच पर खड़ा होकर खूब चीख, खूब दहाड़ सबने लोगों को समझा, ये बताने वाले, भारत को संविधान देने वाले, भारत की बहुत सारी कुप्रथाएं खत्म करने वाले, जिसमें सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी कहे जाने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भी नतमस्तक होता हूं, क्रांतिकारी शुरू करने वाले। अब उस व्यक्ति का भी शुक्रगुजार हूं, जिसने भारत के अछूतों को, अछूत शब्द का प्रयोग क्यों कर रहा हूं ये समझिएगा सब लोग, ये कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड नहीं है, अछूत शब्द कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड नहीं है, लेकिन हजारों साल हम अछूत रहे, हजारों साल। जैसे कोरोना आया था ना, भी भाई ने भाई को, पति से पत्नी को, माँ ने बेटे को अछूत बना दिया था, तो वो अछूत पर हमने, हमारे बुजुर्गों ने हजारों साल झेला है। मैं पढ़ता हूँ ना इतिहास, तो पढ़ा नहीं जाता, इतना दर्द उस इतिहास, इसलिए पीछे आ जाओ ना, पीछे आ जाओ कि शायद आप लोग भी उस दर्द को महसूस कर सको, अपने हिस्से की एक रोटी का काम आधी रोटी में चला सको, बहुजन मूवमेंट को आधी रोटी का योगदान, इसलिए शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। भारत के अछूतों को राजनीतिक चेतना देने वाले, भारत के अछूतों को राजनीतिक सत्ता का सुख कैसा होता है ये बताने वाले, इस देश की मनुवादी व्यवस्था को हिला देने वाले, वो लोग जो 95% लोग रहे हैं, वो लोग जिनको कोई अधिकार नहीं थे, वो लोग जो संविधान मिलने के बावजूद भी मानसिक गुलाम रहे हैं, उनकी मानसिक गुलामी को दूर करने वाले, हमें राजनीतिक चेतना देने वाले साहब मान्यवर काशीराम साहब को भी क्रांतिकारी सलूट और नतमस्तक करना। साथियों, आज छत्तीसगढ़ में हूं, गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि यहाँ से कई हजार किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश का एक जिला, हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड के बीच में पड़ता हुआ जिला, आज हजारों किलोमीटर दूर अपने परिवार के बीच खड़ा है। एक व्यक्ति वहां से आता है, यहाँ अपने परिवार के बीच खड़ा हो जाता है। वो ही मान सम्मान, वो ही प्रेम, वो ही परिवार जैसा वातावरण यहाँ मिलता है। तो छत्तीसगढ़ के प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक अम्बेडकरी मिशनरी का, या प्रत्येक उस व्यक्ति का जो समानता की ओर अग्रसर है, जो समान बात करता है, जो देश के प्रत्येक नागरिक को समान सोचता है, उन सब साथियों की क्रांतिकारी सलूट। अब साथियों, बात कर रहा था सच्चाई, सच्चाई क्या है ये जान लेना बहुत जरूरी। ये सही है कि भीम आर्मी ने आज भारत के युवा को लड़ने की ताकत दे दी। जैसे मैं आया, मुझे बताया गया, मैंने पूछा जिस गेस्ट हाउस में रुका, तो मैंने कहा भाई ये पास में क्या भैया ये भी गेस्ट हाउस है? तो हमने कहा यार आपके कमरे में तो मेंढक घूम रहे थे, ये पास वाला कर ले तो ज्यादा अच्छा रहता। तो इन्होंने बताया भाई एसडीएम साहब ने मना कर दिया, उन्होंने ये कहा कि कोई राजनीतिक पद नहीं है। तो मैं बताता हूँ माननीय एसडीएम साहब को, देखिए आपके वहाँ प्रशासनिक पद है, ये जो चेहरे यहाँ खड़े हुए हैं, ये वादा है अगले 5 से 7 साल के अंदर अंदर इस मंच पर कई विधायक बैठे होंगे मेरे साथ, एक दो एमपी भी बैठा हुआ होगा, और तब आपसे आकर संवैधानिक दायरे में पूरे ठोक करके कहेंगे कि अब ये वाला गेस्ट हाउस चाहिए और ये वीआईपी रूम चाहिए हमें, इसी में साहब काशीराम साहब आए, बाबा साहब अम्बेडकर के जाने के बाद 1956 के बाद साहब काशीराम साहब खड़े हुए, धीरे धीरे 1978 में बामसेफ की स्थापना की। बामसेफ की स्थापना कर करके बहुजन आंदोलन को आगे बढ़ाया।
पूरे देश के दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, मुसलमानों को इकट्ठा किया और कहा कि आप इस देश के शासक वर्ग बन सकते हैं। और भारत के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के अंदर शासक वर्ग बनाने का था, शासक वर्ग बना दिया। और छोटे छोटे शासनकर्ता, कोई छत्तीसगढ़ में, कोई हरियाणा में, कोई पंजाब में, कोई राजस्थान में, कोई केरल में, कोई कर्नाटक में, छोटे छोटे शासनकर्ता जिता दिए साहब का साहब। लेकिन समय परिवर्तन हुआ, मिशन को कमीशन में बदला गया। कमीशन में जब मिशन बदला तो अन्याय अत्याचार बढ़ते चले गए। बीजेपी की सरकार देश में स्थापित हुई। बीजेपी की सरकार स्थापित होने के बाद दलितों की, आदिवासियों की स्थिति भयानक भव्य हुई। मारना, पीटना, हत्या, बलात्कार स्थापित हुए। अब मैं आपको सन 1972 में लेकर के चलूंगा। सन 1972 के अंदर जब बाबा साहब अम्बेडकर चले गए, बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले लोगों के धड़े टूटे। धड़े मतलब अलग अलग व्यवस्था में वो लोग परिवर्तित हुए, लगातार परिवर्तित हुए। तो महाराष्ट्र के अंदर सन 1972 में एक संगठन का जन्म होता है जिसका नाम था दलित पंथ। दलित पंथ का जन्म होता है। जब मैंने उसके जन्म होने के कारणों पर प्रकाश डाला कि उसका जन्म हुआ क्यों, तो मैंने ये देखा कि जिस समय दलित आदिवासियों की बहनों के साथ उनको गांव गांव में निर्वस्त्र कर घुमाया जा रहा था, जिस समय दलित आदिवासी लोगों को पानी तक पीने नहीं दिया जा रहा था, आजादी के बाद जब उनको पानी नहीं पीने दिया जा रहा था, जब उनको मारा पीटा जा रहा था, जब उनको जमीनें छीनी जा रही थी, जब उनके बेटों के बलात्कार हो रहे थे, उस समय कुछ हम जैसे लोग इकट्ठा हुए, जिसमें कुछ पत्रकार थे, कुछ पढ़े लिखे स्टूडेंट थे। वो लोग इकट्ठा हुए, उनके पास पैसे नहीं थे। गौर की बात देखिएगा, पैसे नहीं थे, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जो द्वारा लिखित संविधान में जो उनको सुविधाएं दी गई, एजुकेशन का अधिकार दिया गया, उसके आधार पर उन्होंने लड़ाई स्टार्ट की और सरकार से लेकर मनुवादी व्यवस्था के लोगों में इतना भय पर्याप्त किया कि उन्होंने अन्याय अत्याचार पर अंकुश लगाने का काम किया। तो तब मेरी जाकर समझ में आया कि भीम आर्मी का जन्म आखिरकार देश में हुआ क्यों। सन 2015 में भीम आर्मी बनी थी। सन 2014 में इस देश की सत्ता पर बीजेपी का कब्जा हुआ। समझ रहे हैं? इस देश की सत्ता पर मनुवादी व्यवस्था का कब्जा हुआ। और ये प्रकृति की देन समझिए, ये न्याय अत्याचार की देन समझिए कि भीम आर्मी का जन्म हुआ और उत्तर प्रदेश से चल करके तमाम प्रदेशों में जहां जहां न्याय अत्याचार होता चला गया, वहां भीम आर्मी बढ़ती चली गई। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं की हत्या भी हुई, उनको जेल भेजा गया। लेकिन भीम आर्मी के कार्यकर्ता लगातार अन्याय अत्याचार के शोषण के खिलाफ मजबूती से खड़े रहे, लड़ते रहे, मुंह तोड़ जवाब देते रहे। ये सब था क्या, ये समझने का प्रयास करें। ये समय का चक्र जो घूम रहा है वो भी ये कहता है कि अब इस देश का वो वर्ग जो वर्ग सदियों से अछूता रहा है, इस देश का वो वर्ग जिसका शोषण बड़े पैमाने पर हुआ है, इस देश का वो वर्ग जो शोषित और पीड़ित रहा है, उसको खड़ा हो जाना चाहिए और एकजुट होकर के इस देश की शासन सत्ता पर कब्जा कर देना चाहिए। इस देश की 95% वो अर्थव्यवस्था जो 5% पूंजीपतियों के कदमों में है, उस अर्थव्यवस्था को उनसे छीन करके 95% लोगों में बांट देना चाहिए। ये समय का चक्र है। लेकिन हम देखिए कितने महान लोग रहे, हमारे महापुरुष, गुरु घासीदास जैसे महापुरुष, सतगुरु रविदास जी जैसे महापुरुष, कबीर जैसे, नानक जैसे महापुरुष, बाबा साहब अम्बेडकर, फूले पेरियार जैसे महापुरुष को पढ़कर के भी हम लोगों को करनी है। सन 2018 में दिल्ली की गलियों पर भारतीय संविधान की प्रतियां को जलाया गया, याद है किसी को? सन 2018 में दिल्ली की गलियों में भारतीय संविधान की प्रतियों को जलाया गया। भारतीय संविधान को डिफाइन कर दूं, भारतीय संविधान है क्या? अनुच्छेद नहीं बताऊंगा, कुछ नहीं, उठाइएगा नेट पर पढ़िएगा। भारतीय संविधान वो व्यवस्था बाबा साहब अम्बेडकर देके गए थे जो 5000 साल की गुलामी के बाद, 5000 साल की गुलामी को तोड़ते हुए हम लोगों को समानता की ओर अग्रसर करने की व्यवस्था थी, वो भारतीय संविधान था। ये मनुस्मृति 5 का राज 5000 साल रहा और उसके बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सन 1950 को, 26 जनवरी सन 1950 को इस व्यवस्था को देकर के मनुस्मृति को पैरों के नीचे घुसलने का काम किया, जिसमें हमारे सारे अधिकार कुचले हुए थे मनुस्मृति के अंदर। देखिए हम कितने दिमागदार लोग थे, हम कितने दिमागदार लोग थे। या मैं कहूं इस देश का वो वर्ग जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानता है, वो कितना निकम्मा और नाकारा था।
कि वहां पर संविधान चलता है, वो अपने घरों में चुपचाप पढ़कर टीवी और बीवी में खुश रहता है। बिल्कुल रहता है। वो सोता रहा, वो छत्तीसगढ़ हो, वो उत्तर प्रदेश हो, वो महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, भारत का कोई सा भी हिस्सा हो, वो सोता रहा। मैं पूछना चाहता हूं यहाँ बैठे इतने लोगों से, क्या एक व्यक्ति आप में ऐसा है जिसने समाज के एमपी से जाकर ये पूछा हो, विधायक से जाकर ये पूछा हो, डीएम कलेक्टर से जाकर ये पूछा हो कि जब दिल्ली की गलियों में संविधान चल रहा था तो तुमने आवाज उठाई नहीं? हाथ खड़े करके बता देगा एक भी आदमी। मैंने पहले कहा था माफी चाहूंगा, लेकिन सच बताऊंगा, एक भी आदमी ऐसा नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? सवाल ये है, क्या भूल गए वो दिन? वो दिन भूल गए हैं जब हमारी बेटियों को निर्वस्त्र करके घुमाया जाता था? क्या भूल गए वो दिन जब देवदासी प्रथा के तहत हमारी बेटियां मंदिरों में रहा करती थी? क्या भूल गए वो दिन जब आपकी बेटियों के स्तन ढकने तक का अधिकार नहीं था? क्या भूल गए वो दिन जब तुम्हारे गले में झाड़ी और हांडुल, पीछे हांडी लटकी हुई? भूल गए? भूल गए नहीं। अगर भूल गए हो तो बाबा साहब की औलाद नहीं हो सकते। अगर भूल गए हो तो गुरु घासीदास जी की औलाद नहीं हो सकते। अगर याद है, वाकई ही याद है, तो अपने जमीर को टटोलिएगा घर जाकर के। आप एक व्यक्ति आया था दिल्ली से चलकर, खूब लताड़ कर गया। जमीर को टटोलिएगा और पूछिएगा कि क्या आप अम्बेडकरी मूवमेंट को स्थापित करने का काम कर रहे हो? क्या आप मूवमेंट चलाने का काम कर रहे हो? इस देश की राजनीतिक व्यवस्था जिसको बाबा साहब ने भी चैलेंज किया, बड़े बड़े नेता नतमस्तक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सामने हुए। हिंदू कोड बिल पर जब बहस हुई तो बाबा साहब ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, कानून मंत्री थे, उससे इस्तीफा दे दिया। साहब काशीराम साहब को जो भारत की राजनीति के नेता चैलेंज नहीं कर पाए, नहीं मोड़ पाए, तो साहब काशीराम साहब को इस देश से जाना है। सोचिएगा, मन बनाइएगा। वो वर्ग, मुझे आज बहुत सारे लोग लाइव भी सुन रहे होंगे, तो मेरा निवेदन है ये लाइव भी आप रिकॉर्ड करके गांव गांव जा करके यहाँ के एमपी एमएलए को सुनाइएगा। उन लोगों को सुनाइएगा जो सरकारी नौकरी लेकर आनंद उठा रहे, उन लोगों को सुनाइएगा। मेरा दर्द बताइएगा उनको, भीम आर्मी का दर्द बताइएगा उनको। जो लोग ये कहते हैं कि भीम आर्मी के लोग गलत करते हैं, भीम आर्मी के लोग गद्दार है, बिल्कुल चैलेंज के साथ कहता हूँ, पूरे दावे से कहता हूँ, पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ, मेरी बहन के साथ गलत करोगे तो टांग पर टांग करके फाड़ दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। संविधान की तरफ उंगली उठाओगे तो उंगली काट लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। चैलेंज के साथ कहता हूं, मेरे कार्यकर्ता को गोली मारोगे तो गोली का जवाब गोली से और गोली का जवाब गोली से दूंगा, पूरे चैलेंज के साथ कहता हूं। बाबा साहब अम्बेडकर को मानता हूं, भारतीय संविधान की व्यवस्था में आस्था रखता हूं, बिल्कुल रखता हूं। भारतीय संविधान मुझे ये कहता है कि अगर तुम्हारे ऊपर आक्रमण हो, तुम मरने वाले हो, मुझे कहता है मैं ऐसा कर दूंगा, बिल्कुल। लेकिन अब हमारे सुधरने का समय आ चुका है। इस देश में मनुस्मृति को लगातार स्थापित किया जा रहा है। सरकार का नाम नहीं लूंगा, पार्टी का नाम नहीं लूंगा, सिर्फ एक ऐसी व्यवस्था का नाम लूंगा जो आज देश में, पूरे देश में तांडव किए हुए हैं, जो देश के वनवासियों, देश के आदिवासियों को एकलव्य जी के नाम पर वर्णित किए हुए हैं, जो वनवासियों के नाम पर वर्णित किए हुए हैं। क्या वो लोग उनके अधिकारों के नाम पर लड़ रहे हैं? बस्तर में हुई घटना, क्या देश की मेन स्ट्रीम मीडिया ने संज्ञान लिया? देश की केंद्र के लोगों ने संज्ञान लिया? देश के किन लोगों ने संज्ञान लिया? ये लोग अनुसूची 5 का जिक्र क्यों नहीं करके बताते? क्यों नहीं जाकर के आदिवासी क्षेत्रों में अनुसूची 5 को डिफाइन करते हैं कि आदिवासियों के अपने क्षेत्र में ये अधिकार? क्यों नहीं करते? इनको पता है, इनको पता है ये राज शासन सत्ता करने वाले लोग, ये मेहनत मजदूरी करने वाले लोग, ये जमीन पहाड़ों को खोदकर ये बड़ी बड़ी इमारतें बना देने वाले लोग, जिनको जिस दिन इनको ये एहसास हुआ कि ये देश हमारा है, इस देश की व्यवस्था को हम ही चला सकते हैं, उस दिन ये लोग हमारे हाथ से इस देश को छीन लेंगे, इस देश की सारी पूंजीपति व्यवस्था को तहस नहस कर देंगे और इस देश के हर उस वर्ग को जो शोषित पीड़ित रहा है उसको उठा करके खड़ा कर देंगे। लोग जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। लेकिन हम भी सोए हुए लोग हैं, अभी जगाना पड़ रहा है। काशीराम साहब की कर्मस्थली रही हो, छत्तीसगढ़ साहब काशीराम साहब की कर्मस्थली रही है। गुरु घासीदास जैसे महापुरुष यहाँ पैदा हुए हैं, जिनका लोहा भारत नहीं पूरा विश्व मानता है, जिनके एक वाणी में इतना बड़ा असर है कि इसको समझ लिया जाए तो पूरे देश की व्यवस्था परिवर्तित हो सकती है। और उस प्रदेश के लोग अगर सो रहे हो
तो मुझ जैसा व्यक्ति निंदा करेगा। अब मुझ जैसे व्यक्ति को खुद पर शर्म आएगी कि बाबा साहब अम्बेडकर का मूवमेंट चलाते समय मैं अपने लोगों को खड़ा क्यों नहीं कर पाया, उनको अधिकारों के लिए सचेत क्यों नहीं कर पाया, उनको क्यों उठाकर ये नहीं कह पाया चलो उठो खड़े हो। लोकतंत्र कहता है कि इस देश की राजनीति छीन लो, इस देश की अर्थव्यवस्था छीन लो, बिल्कुल नहीं कहता। समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जो लोग आज देश की सत्ता पर काबिज हैं वो जिन महापुरुषों को मानते हैं उन महापुरुषों को घर जाकर पढ़िएगा, संघ के आरएसएस के महापुरुषों को घर जाकर पढ़िएगा। सारे महापुरुषों ने अंग्रेजों की गुलामी की। जिस समय भगत सिंह, सत्ता करतार सिंह सराभा, उधम सिंह, अशफाकुल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद, ये तमाम महापुरुष जो आजादी की लड़ाई में शहीद हुए थे, ये लड़ रहे थे, फांसी के फंदे को चूम रहे थे, उस समय इनका महापुरुष सावरकर अंग्रेजों से माफी मांग रहा था लिखित में कि मैं माफी चाहता हूं, तुम मुझे जेल से रिहा कर दो, मैं ताउम्र अंग्रेजों तुम्हारी गुलामी करूं। तो माफी मांग रहा। समझिए, इस देश के लिए जब इतिहास पढ़ोगे तो पता लगे, जब बहुजन इतिहास पढ़ोगे इस देश के लिए सबसे ज्यादा मरने वालों में नाम सबसे पहला किसी का आता है। तो देश की आजादी के लिए सबसे ज्यादा शहीद हुए हैं तो उस देश में सबसे पहले नाम आता है इस्लाम के मानने वाले लोगों का। जो लोग इस्लाम को मानते थे उनके सबसे ज्यादा सिर कटे हैं देश की आजादी। दूसरे नंबर पर इस देश का बहुजन समाज आता है, इसमें दलित आदिवासी आते हैं। बड़े पैमाने पर हम लोगों की हत्याएं हुई है। कोई भी घटना उठाकर देख लीजिए, हम लोगों ने आजादी के लिए अपने सिरों की कुर्बानियां दी। ये तय है कि हाँ आज उस इतिहास को गुम कर दिया गया, खत्म कर दिया गया है, जिससे कि हमारे आने वाली नस्लें उस इतिहास को ना पढ़ सके। भीमा कोरेगांव याद है? कितने लोग जानते भीमा कोरेगांव? हर प्रकार याद है भीमा कोरेगांव। ये भी पता है क्यों हुआ था भीमा कोरेगांव। आज ये कहते हैं कि अंग्रेजों की तरफ से हमने लड़ाई लड़ी थी। नहीं, हमने वो लड़ाई इसलिए लड़ी थी कि हम अपनी क्षमता बताना चाहते थे। हमारे झाड़ू और जो हांडी थी उसको उतारना चाहते थे। तभी हम 500 लोगों ने 28,000 की सीटें जीती थी वहां। तो ये चीजें अपने दिमाग में याद रखो, ये चीजें, ये इतिहास अपने दिमाग में याद रखो। हम अन्याय करने के लिए नहीं जन्मे। हमारे एक भी महापुरुष ने ये नहीं कहा कि कल तुम ताकतवर हो जाओ तो दूसरे लोगों पर अन्याय करना। एक भी महापुरुष के एक भी लेख में कहीं नहीं मिलता। जितने महापुरुष कहीं नहीं मिलता। मेरी बड़े बड़े करने के लोगों से बात, मैंने पूछा क्या एक भी महापुरुष ये कहकर गया है कि जब तुम ताकतवर हो जाओ तो जिन लोगों ने तुम्हारे साथ गलत किया तुम उनके साथ गलत करो? उन्होंने कहा नहीं भैया, नहीं मिलता। किताबें पढ़ी नहीं पढ़ मिला, नेट पर ढूंढा नहीं मिला। जब हमारे महापुरुष ने ये नहीं बताया कि जिसने हमारे साथ गलत किया हम उसके साथ गलत करें, तो गलत तुम करेंगे नहीं, क्योंकि हम अपनी व्यवस्था से बाहर आज तक नहीं चले। जब हम गुलाम रहे हमने लगातार कई हजार साल गुलामी झेली। जब हम बढ़े तो लगातार बढ़ी रहे हैं। तो समझिए, यहाँ की शासन सत्ता पर अगर कब्जा करना है, यहाँ की सामाजिक व्यवस्था अगर परिवर्तित करनी है और ये चाहते हो कि भारत का इतिहास फिर बदले, फिर यहाँ सम्राट अशोक का राज स्थापित हो, अगर ये चाहते हो कि यहाँ फिर छत्रपति शिवाजी महाराज पैदा हो, और अगर ये चाहते हो बाबा साहब अम्बेडकर साहब, काशीराम साहब का सपना पूरा हो, तो वो व्यवस्था जो साहब काशीराम साहब ने चलाई थी, मूवमेंट की व्यवस्था, कि एक व्यक्ति खड़ा होगा अपने घर से एक रोटी कम खाएगा लेकिन मूवमेंट में अपना योगदान बिल्कुल देगा, तो खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। ये आपका बेटा, ये आपका भाई आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता है, नम्र निवेदन करता है, जो कहे वो करने के लिए तैयार है। लेकिन एक बार भीम आर्मी के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाइए, और ज्यादा समय नहीं, ज्यादा समय नहीं मैं कहता, सिर्फ 5 साल भीम आर्मी के लोगों पर आंख बंद करके विश्वास कीजिए। 5 साल के अंदर इस देश की तस्वीर ना बदल दी ना, तो कहता तो मैं बहुत गलत हूँ, इस देश की तस्वीर ना बदल दी ना, तो दंड जो आप दोगे वो वीर रतन और चंद्रशेखर आजाद नाम के दोनों लोग स्वीकारने के लायक होंगे, जो दंड जब आप देंगे 5 साल बिल्कुल बदल देंगे। अब मैं लेकर चलता हूँ बाबा साहब के पास। जब बाबा साहब को पढ़ते हैं, देश की अर्थव्यवस्था, देश की कानून व्यवस्था, देश की कोई सी भी व्यवस्था हो, वो सब बाबा साहब के लिखित द्वारा जो बुके हैं उनसे होकर के जाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने नोटबंदी की थी, याद है? वो बाबा साहब द्वारा लिखित पुस्तक से लिया गया वो था सिस्टम, लेकिन वो सिस्टमैटिक तरीके से लागू नहीं किया गया, अपने लोगों के पैसे बचाने के लिए लागू किया गया, इसलिए फेल हो गया। आज भी उड़ीसा तो आपसे लगता हुआ जिला है ना, सबलपुर में कौन सा बांध है वो? हीराकुंड बांध गए हैं वहां कभी? जी बड़े भैया। वो किसकी थ्योरी पे बना हुआ है पता है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की थ्योरी पे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की थ्योरी पे। और बताइए वहां की क्वालिटी क्या है?
या डिसक्वालिटी याद है किसी को अगर गए? बिल्कुल किया उन्होंने, लेकिन पहले बांध की बात कर लेते हैं। देखिए देश का बड़ा सबसे बड़ा बुद्धिजीवी जिसको अमेरिका ये कहता था कि बाबा साहब अगर यहाँ पैदा होते तो हम ना जाने क्या करते। अलग अलग देशों ने बाबा साहब के विषय में थ्योरी दी है। हीराकुड बांध बताया ना नाम आपने, हीराकुड ही ना, हीराकुड बांध डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की थ्योरी पर बना हुआ है। वहां माननीय महात्मा गांधी की फोटो है, स्टैचू है, वहां जवाहरलाल नेहरू की स्टैचू है। तो बाबा साहब अम्बेडकर इतने बेकार व्यक्ति थे कि उनकी स्टैचू वहां नहीं लग सकती। इस देश का सबसे बुद्धिजीवी व्यक्ति, उसकी स्टैचू वहां नहीं लग सकती। क्यों नहीं लग सकती? वो इसलिए नहीं लग सकती कि बाबा साहब इस देश की जाति व्यवस्था के एक विशेष वर्ग के व्यक्ति थे। बाबा साहब इस देश में शास्त्रों में वर्णित ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र से भी निम्न अति शूद्र में आने वाले व्यक्ति थे। बाबा साहब वो व्यक्ति थे जिसके शास्त्रों में लिखा हुआ है, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि शास्त्र पढ़ ले तो जीभ काट लिया और शास्त्र सुन ले तो कानों में शीशा पिघला कर डाल दिया जाए। उस व्यक्ति की फोटो को से ये लोग खुश हो पाएंगे? देश की अर्थव्यवस्था जिससे चलती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें आपके छोटे छोटे खाते खुले होते हैं, जिसमें हमारे प्रशासन के लोगों की तनख्वाह आती है, जिसके तहत जिसमें देश की अर्थव्यवस्था निहित रहती है। हर सरकारी योजना भी अगर कोई बनती है उसके द्वारा जो पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन जो होता है उसी के तहत आता है। वो थ्योरी भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा दी गई थ्योरी। तो हम तो उस परिवार के व्यक्ति हैं जिन्होंने इस देश को संविधान दिया, और जब संविधान ही नहीं दिया, इस देश की उन्नति के सारे मार्ग खोल दिए, हम तो उनके परिवार के लोग हैं। और हम सिर्फ शांत और घर में सो रहे हैं। क्या हम लोगों को शर्म नहीं आनी चाहिए? हाथ उठाकर बोल रही भाई, मुझे तो लगता है कि मुझे तो शर्म आनी चाहिए। तो इस देश की व्यवस्था को मोड़ने में कामयाब नहीं होगी। बिल्कुल। अब लेकर चलता हूं आपको 1947 से पहले। इस देश में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, तो मुझे बताइए ईस्ट इंडिया कंपनी इस देश में कैसे आई? ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल और गुजरात के जरिए इस देश में व्यापार करने आई। अपने व्यापार को लेकर वो लोग आए। जब वो यहाँ पर आए तो यहाँ के काले अंग्रेजों ने, जो तथाकथित मनुवादी रहे हैं, उन लोगों ने उनको यहाँ आश्रय दिया और हम लोगों को, यहाँ के मूल निवासी थे, हम लोगों को मारा पीटा, हम लोगों की क्षमता पर शक किया और इस देश को उन्होंने व्यापार के तहत गुलाम बना दिया। हम गुलाम रहे, व्यापार के तहत गुलाम रहे। अब मैं लेकर के चलता हूं सन 2022 में। क्या सन 2022 में देश का व्यापारीकरण नहीं किया जा रहा है? रेलवे नहीं बेचा जा रहा है, बीएसएनएल नहीं बेचा जा रहा है, सारी खनिज संपदा नहीं बेची जा रही है। मुझे बताइए एक चीज ऐसी जो ना बेची जा रही हो तो किस ओर देश जा रहा है? क्या देश गुलामी की ओर नहीं भेजा जा रहा है? ये सारी चीजें बेचनी, सिर्फ एक ही चीज तो रह गई है बेचनी, जिसको बेचना है रक्षा मंत्रालय को बेचना बाकी है। इसको और बेच दिया जाए, ये जो वर्दी वाले लोग हैं सबको बेच दिया जाए, जो बिना वर्दी के जो इंटेलिजेंस के लोग उनको बेच दिया जाए, क्या होगा उसके बाद देश का? क्या होगा? हाथ मुझे से बताओ, डर थोड़ा भाई। देशद्रोही तो लग सकता है, राजद्रोह लग सकता है, सरकार यही तो करती है, हर बार यही करती है। भगत सिंह को भी तो महात्मा गांधी जी ने राष्ट्रद्रोही बताया था, आतंकवादी बताया था। क्या जब उस समय पर वो व्यापार करके इस देश को गुलाम कर सकते हैं, क्या अडानी और अंबानी इस देश को गुलाम नहीं बना रहे हैं? आज हमारे खेत से पैदा हुआ अनाज जो 5 रुपए किलो बेच देते हैं, वो अडानी की फैक्ट्री में जाकर 500 रुपए किलो कैसे हो जाता है? कभी सोचा है? नहीं सोचा ना। गुजरात के अंदर बड़े बड़े स्लॉटर हाउस कैसे खुल रहे हैं, बड़े बड़े हाउस कैसे खुल रहे हैं, जिसमें पूरे देश की जो कृषि की संपदा है उसमें वहां स्टोर किया जाएगा। जब भुखमरी की कगार पर हम होंगे, बिल्कुल हिटलर शाही की तरह, फिर उसको 500 1000 रुपए किलो बेचा जाएगा। क्या होगा उसका? कभी सोचा है कि नक्सलवाद पैदा कैसे होता है? कल हम लोगों को, जब हम सहारनपुर में लड़ाई लड़ रहे थे, हम लोगों ने जवाब दिया हमारी बेटी को तलवारों से क्यों काटा गया, हमारे लोगों को क्यों मारा गया। हमने जवाब दिया तो उन लोगों ने कहा ये नक्सलवादी। हम लोगों का हम नक्सलवादी हैं, जब हम नक्सलवाद का मतलब नहीं जानते। फिर हमने नक्सलवाद पढ़ा, भी नक्सलवाद क्या है, बिल्कुल पढ़ा तो पता लगा इस देश का दलित आदिवासी जब अपने अधिकार के प्रति सचेत हो जाता है, संविधान आज में लेकर चलता है, अपने अधिकार मांगता है, तो उस समय इस देश में उसको नक्सलवादी बना करके गोली मारने का काम किया जाता है। तब पता लगा। तो हमें समझना पड़ेगा
जब जब हम लड़ेंगे ये हमें डराएंगे, ये हमें धमकाएंगे, हो सकता है हमको गोलियां मारी जाए। अगर हम रुक गए तो समझो झुक भी गए और बिक भी गए, और अगर हम ना रुके तो ध्यान रखिएगा इस बात कि जीवन और मरण ना आपके हाथ में ना मेरे हाथ में, प्रकृति का नियम है। जो जिसने जन्म लिया है वो मरेगा,